Hello everyone. Today we are going to discuss next topic, that is laws of chemical combination. Very easy topic. So in this topic we will study total 6 laws. First law is law of conservation of mass, law of definite or constant proportion, third is law of multiple proportion, fourth is law of reciprocal proportion, number fifth is Gay-Lussac's law of combining volume, एंड नंबर 6 इज एवोगैड्रोज लॉ। तो इन 6 लॉज के बारे में हम एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रपोज्ड बाय एंटोन लेवोजियर। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को प्रपोज किया था। दिस लॉ स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in any physical or chemical change. It means जब भी कोई फिजिकल और केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें मैटर ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट डाला वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोडक्ट कुछ नई चीज़ नहीं है बल्कि वो रिएक्टेंट से ही बनता है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि मैटर ना तो क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसका मतलब कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट बनता है प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब हमने रिएक्शन मिक्सचर में 6.3 ग्राम NaCl यूज़ किया था, उसको 15 ग्राम AgNO3 में डाला था। जब दोनों की रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट मिला तो AgCl हमें 3.3 ग्राम मिला और NaNO3 हमें 18 ग्राम मिला। अब हमने टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकाला, दोनों को प्लस करके आया हमारे पास 21.3 ग्राम। इसी तरह से जब हमने टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकाला 3.3 प्लस 18 दैट इज ऑल्सो 21.3 ग्राम। तो जो एग्जाम्पल है वो सेटिस्फाई कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का होगा। मैटर ना तो क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। अब हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। This law of definite proportion was proposed by Joseph Proust, and this law states that a chemical compound is always made up of combining same elements together in fixed proportion by mass। कि जब भी केमिकल कंपाउंड बनता है वो केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, और उन सेम एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। मास के फिक्स रेशो से हम कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर को कंसिडर करते हैं। वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वटएवर सोर्स, किसी भी सोर्स से वाटर लिया हो हमने, चाहे ओशन का वाटर है, रिवर का वाटर है, लेक का वाटर है, किसी भी सोर्स का वाटर है, इट ऑलवेज कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 1:8। कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O विच कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। 2 हाइड्रोजन एटम का मास हो जाएगा 2, ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, तो मास का रेशो आ गया 1:8। मीन्स किसी भी सोर्स का वाटर होगा या वाटर को जब भी हमें मैन्युफैक्चर करना है तो वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हमें चाहिए होगा। सेम एलिमेंट कंबाइन करेंगे 1:8 में कंबाइन करेंगे तब जाके वाटर बनेगा। सेम कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ ऑलवेज कार्बन एंड ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन। कार्बन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनेगा, और वो किस रेशो में प्रेजेंट होंगे, दे विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन 3:8। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसके अकॉर्डिंग जब भी कोई भी केमिकल कंपाउंड बनता है हमेशा सेम एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, और वो जब भी कंबाइन होंगे तो सेम रेशो बाय मास में कंबाइन होंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन, एंड दिस लॉ स्टेट्स दैट when two elements combine to form more than one compound, then masses of one of the element which combine with fixed mass of other element bears simple whole number ratio। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जब भी 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके 1 से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो 1 से ज़्यादा कंपाउंड बनता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी बनता है। तो इसी तरह से जब भी 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके 1 से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो
उन दो एलिमेंट में से एक के एलिमेंट का मास हम फिक्स कर देते हैं। जब एक का मास हमने फिक्स कर दिया तो जो बचा हुआ दूसरा एलिमेंट होगा वो दोनों ही कंपाउंड में एक दूसरे के साथ क्या बनाएगा, सिंपल होल नंबर रेशो बनाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया कार्बन एंड ऑक्सीजन कि जब वो कंबाइन कर रहे हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। रेशो निकाला, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12:16 बना। CO2 में बना 12:32 क्योंकि O2 है तो 16 2 32 हम ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने बोला कि कार्बन और ऑक्सीजन में से एक का मास फिक्स है, तो देख लो किसका मास फिक्स है, 12 यहाँ है, कार्बन 12 यहाँ है, तो कार्बन तो हो गया फिक्स। तो मैंने बोला था एक का मास फिक्स रखना है, तो जो दूसरा बचेगा, दूसरा क्या बचा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन दोनों कंपाउंड में एक दूसरे के साथ सिंपल होल नंबर रेशो बनाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ 16, यहाँ 32, तो 16:32, 1:2, तो सिंपल होल नंबर रेशो होगा। तो इस तरह से ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसी तरह से एक और एग्जांपल बता देती हूँ। इसी तरह से सल्फर एंड ऑक्सीजन का एग्जांपल है। सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन होके 2 कंपाउंड्स बना रहे हैं, SO2 एंड SO3। SO2 का रेशो 32:32, SO3 में 32:48, क्योंकि सल्फर का मास 32 हो तो ऑक्सीजन 16 होता है, 3 है तो 16 3 48। अब देख लो किसका फिक्स है, सल्फर यहाँ 32 है, यहाँ भी 32 है, तो सल्फर का मास फिक्स हो गया। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक जगह 32 है, दूसरी जगह 48 है, रेशो निकाला 32:48, 2:3, तो ये भी क्या है, सिंपल होल नंबर रेशो है। ये था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय रिक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two different elements combine separately with a fixed mass of third element, the ratio in which they do so will be same or some multiple of the ratio। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स थे, वो सेपरेटली भी कंबाइन कर रही हैं और वो 2 थर्ड एलिमेंट के साथ भी कंबाइन कर रही हैं, लेकिन वो थर्ड एलिमेंट का मास हमने क्या करना है, फिक्स रखा हुआ है। मास फिक्स है तो क्या होगा, जब वो दोनों सेपरेटली कंबाइन कर रहे थे वहाँ पे जो रेशो आएगा और जो वो थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे थे तो वही 2 एलिमेंट का वहाँ पे जो रेशो बचेगा वो रेशो या तो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल होगा रेशो का, या रेशो का मल्टीपल आएगा। तो अब इसको हम एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल डिस्कस करूँगी। एक एग्जाम्पल हम ऐसा करेंगे जिसमें रेशो सेम आएगा और दूसरा एग्जाम्पल हम वो करेंगे जिसमें रेशो मल्टीपल आएगा। तो सबसे पहले हम मल्टीपल जहाँ पे आएगा वो वाला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो हमने सल्फ़र, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट लिए। अब यहाँ पे क्या था, ये सल्फ़र हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। सल्फ़र और ऑक्सीजन जब सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं, मतलब सल्फ़र ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो SO2 बनाएंगे। जब ये हमने लिया हाइड्रोजन को, हम क्या मान के चल रहे हैं कि हाइड्रोजन हमारा थर्ड एलिमेंट है। जब वो थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे तो सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2O वाटर बनाता है। अब हम क्या करेंगे, सबके रेशो निकाल देंगे। SO2 का रेशो 32:32, H2S में हाइड्रोजन का मास 2 हो गया, सल्फर का 32, 2:32, H2O में हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16। अब देखो उसने बोला जो थर्ड एलिमेंट है उसका मास हमने फिक्स रखना है, तो यहाँ पे मास 2 है, यहाँ भी मास 2 है, तो 2 यानी कि फिक्स हो गया। अब हम रेशो की बात करते हैं। तो जब सल्फर ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन कर रहे थे तो रेशो बन रहा था 32:32, यानी कि ये आ गया हमारा 1:1। इसी तरह से जब वो फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे थे, व्हेन कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, जो कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है, तो रेशो तब सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो, ये सल्फर है ये ऑक्सीजन है, कितना रेशो बना 32:16, 32:16, तो कितना आया 2:1। तो यही हमारा लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया कि सेपरेटली कंबाइन करके 1:1 आ रहा था और थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करने के बाद रेशो उन दोनों का 2:1 आ रहा था। तो यहाँ पे क्या आया, सिंपल मल्टीपल हो गया। तो ये एग्जाम्पल हमने मल्टीपल का डिस्कस किया। मैं एग्जाम्पल बताऊँगी जिसमें हमारा रेशो सेम आएगा। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है जिसमें हमने 3 एलिमेंट लिए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगेन हाइड्रोजन को हम थर्ड एलिमेंट ले रहे हैं कि हाइड्रोजन हमारा थर्ड एलिमेंट है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ने जब सेपरेटली कंबाइन किया तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना, N2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाया। ठीक है, हमने रेशो भी निकाल दिया। नाइट्रोजन का मास 14 होता है, 14 2 28, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 16 3 48। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो NH3 बनाएगा, अमोनिया जिसे हम बोलते हैं। अमोनिया का रेशो नाइट्रोजन 14 हो गया और हाइड्रोजन 3 है तो 14:3 हो गया। इस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो वाटर बनेगा और वाटर में हाइड्रोजन 2 मास
इसका 2 हो गया, रेशो ऑक्सीजन का 16 हो गया। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग से, कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन किया तो कितना रेशो आया, 28:48, यानी कि कितना आ गया, ये 7:12 आ गया। इसी तरह से अब हम बात करेंगे जब ये फिक्स मास के साथ कंबाइन करेंगे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे उसमें NH3 और H2O ये बन रहा था। NH3 का रेशो हमने निकाला था 14:3, H2O का रेशो था 2:16। अब यहाँ पे देखो, जो थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन, उसका मास फिक्स करना है। एक केस में मास 3 है, दूसरे केस में मास 2 है, तो 3 और 2 को हम किससे फिक्स करेंगे, हम ऐसा करेंगे जो दोनों का मल्टीपल हो तो हम 6 बना लेंगे। तो इस वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि 3 2 6 बन जाएगा, और यहाँ 2 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 बन जाएगा। तो बस अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 14 2 28 रेशो 6 आ गया। इसी तरह से यहाँ 6:48 आ गया। अब देखो हाइड्रोजन का मास यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, तो मास हो गया फिक्स। अब मास फिक्स करने के बाद रेशो निकालेंगे, यहाँ से बचा 28, यहाँ से बचा 48, तो क्या रेशो आ गया, यहाँ 7:12। तो जब वो सेपरेटली कंबाइन कर रहा था तब भी 7:12 था, और जब वो थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन किया तब भी रेशो 7:12 आया। तो यहाँ पे रेशो सेम आया। तो ये हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसके अकॉर्डिंग यही रेशो या तो सेम आएगा या सिंपल मल्टीपल आएगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ लॉ की। फिफ्थ और सिक्स्थ लॉ और भी ईजी हैं। फिफ्थ लॉ के अकॉर्डिंग, फिफ्थ लॉ इज गेलुसॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो कि ये साइंटिस्ट के नाम से ही है। साइंटिस्ट के गेलुसॉक्स ही थे, उन्होंने ही दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, गैसेस रिएक्ट टुगेदर इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम टू वन अनदर एंड ऑल्सो टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बिल्कुल सेम है इसकी स्टेटमेंट कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होगा कि गैसेस जब भी रिएक्ट करेंगी तो वो वॉल्यूम के सिंपल रेशो में रिएक्ट करेंगी, और वो जो सिंपल रेशो बनाएंगे वो गैसेज जो रिएक्टेंट में है एक दूसरे के साथ भी बनाएंगे, और जो प्रोडक्ट में बना उसके साथ भी बनाएंगे। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का रेशो जाएगा जो कि सिंपल रेशो होगा। फॉर एग्जाम्पल लिया हमने, हाइड्रोजन गैस व्हेन कंबाइन विद क्लोरीन गैस इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो हमने हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम लिया, क्लोरीन का भी 1 वॉल्यूम लिया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का 2 वॉल्यूम बना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जब गैसेस रिएक्ट कर रही हैं तो वो आपस में भी सिंपल रेशो बनाएंगे और प्रोडक्ट के साथ भी, और रेशो किस में बनाएंगे, वॉल्यूम का बनाएंगी। तो यहाँ हाइड्रोजन रेशो, क्लोरीन रेशो, हाइड्रोजन क्लोराइड, तीनों का रेशो आएगा 1:1:2। तो ये हमारा था गेलुसॉक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। और लास्ट में हम बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की। तो एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो ने ही प्रपोज किया था। दिस लॉ स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि टेम्परेचर और प्रेशर के सिमिलर कंडीशन पे क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एन के। वॉल्यूम V को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डायरेक्टली रिलेटेड हो गए कि इक्वल वॉल्यूम तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सेम एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जो ऊपर वाले केस में लिया था, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका 1 वॉल्यूम था, 1 वॉल्यूम था, 2 वॉल्यूम था। अगर हम मान के चल रहे हैं कि 1 वॉल्यूम कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स, तो 1 में n ही होंगे और 2 वॉल्यूम में 2n मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो लॉ सेटिस्फाई क्या कर रहा है कि इक्वल वॉल्यूम तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया हमारा एवोगैड्रोस लॉ। तो यहाँ पे हमारे 6 लॉज कंप्लीट होते हैं, जिनमें से आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तीनों लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें ध्यान से रिवाइज कर लेना, और इन्हीं लॉज के बेसिस पे जो भी प्रैक्टिस शीट आपको गिवन होगी उसको सॉल्व कर लेना। ये आपका होम असाइनमेंट है। थैंक यू।